गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैन यू ऑल हियर मी फाइन? सबको आवाज़ आ रही है ठीक से? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। अह, कोई है क्लास में जिसने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? सबने कर लिया? Yes, sir. ओके, चलिए, बहुत बढ़िया है। लेट मी आस्क दिस, अर्जुन। हेलो। अर्जुन जी, जब आपने ये होमवर्क हाँ। किया था तो आपके सामने क्या कोई समस्या आई थी कि कोई एक स्टॉक मल्टीपल सेक्टर्स में दिख रहा था? हाँ, सम टाइम आती है प्रॉब्लम हो। तो किसी ने भी सवाल क्यों नहीं पूछा मेरे से? तो मैं मान लूं आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है? नहीं सर। सर हमने वीडियो में देखा था ना, इसके लिए मालूम है। मालूम है ना सबको? ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। नहीं सर, नहीं मालूम। हाँ, तो फिर पूछा क्यों नहीं अभिषेक? सर शंका तो था, वो कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर एक्स्ट्रा दिखता था, हम्म। फिर वो फर्टिलाइजर वाला पे सेक्टर एक्स्ट्रा दिखता था, हम्म। और ये प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, वो सब इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में कंबाइन हो गया। हम्म। वो जमलिंग तो था। हम्म। नहीं, जब आप सेक्टर्स देखते हो तो कई बार हाँ ऐसा सर। नहीं लगता है आपको कि कोई ऑटो का स्टॉक जो है वो आपको कंजम्पशन में भी दिख रहा है, हाँ, वैसा भी होता है। कोई एफएमसीजी का स्टॉक आपको कंजम्पशन में दिख रहा है? हाँ हाँ, वैसा भी होता है सर, थीमेटिक और सेक्टोरियल का। हाँ, थीमेटिक और सेक्टोरियल इंडाइसेस में ओवरलैप्स हैं। हाँ हाँ, बरोबर। हम्म। होता है सर, होता है। अब ये जो भारतीय एयरटेल नामक एक स्टॉक है, इंफ्राटेल नामक एक स्टॉक है, वो कौन से सेक्टर में आता है? जैसे इंडस्ट्री तो उसका टेलीकॉम है सर। कहाँ है टेलीकॉम नाम का? मुझे दिखाना जरा एक बार। सेक्टर में नहीं है वो, इसमें इंडस्ट्री। हाँ, तो मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ अभी। सर निफ्टी 500 में दिखाता है वो सर। ठीक है, 500 में अगर दिखाता है इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल, मुझे ये बताइए कि निफ्टी 50 में नहीं दिखाता है क्या? 50 में है वो सर, भारतीय एयरटेल तो 50 में है ना। दोनों भी दोनों है ना। इन्फ्राटेल में परसेंट है। अब अगर 50 में है तो फिर 500 क्यों बोल रहे हो? सर वो इंडस्ट्री चेक किया ना मैंने, तो उसमें वो 500 दिखा रहा था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया उसमें। नहीं यार, मुझे एक बात बताओ यार, अगर कोई 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है, और वो 50 स्टॉक्स अगर आपको निफ्टी 50 में नजर आ रहे हैं, तो फिर ये 500, दो 200, 100 का क्या स्टोरी है? जो निफ्टी 50 में नहीं आएगा, उसी को आप देखोगे ना कि अगले 100 में आ रहा है या नहीं, अगले 200 में आ रहा है या नहीं, अगले 500 में आ रहा है या नहीं। यस और नो? लॉजिकल है या नहीं? यस सर। ओके। तो जो निफ्टी 50 में है वो निफ्टी 50 में है, जो नेक्स्ट 50 में है वो नेक्स्ट 50 में है। ठीक है, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के अंदर आपको मल्टीपल जगह पे नहीं दिखेगा ना वो। ठीक है, जब आप निफ्टी 50 को देख रहे हो तो निफ्टी 50 का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहां से इंडेक्स में जाते हैं, तो ब्रॉड में क्या दिखा रहा है? निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, उसके बाद 100, 200, 500। अब मुझे ये बताओ, ये जो निफ्टी 100 है, क्या इसका जो स्टॉक्स का नाम है वो निफ्टी 50 प्लस नेक्स्ट 50 नहीं होगा?
होगा। हम्म, होगा ना। हाँ। वैसे ही ये जो निफ्टी 200 है, क्या ये निफ्टी 100 प्लस उसके बाद का 100 स्टॉक्स मिला करके निफ्टी 200 नहीं बना होगा? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। उसी तरह से निफ्टी 500 का मतलब ये निफ्टी 200 प्लस उसके बाद के 300 300 जो स्टॉक्स होंगे उसको मिला के ही बनेगा ना निफ्टी 500, हाँ। है ना? ठीक हाँ। है। तो जो निफ्टी 50 में आ रहा है वो निफ्टी 50 में आ रहा है, जो नेक्स्ट 50 में आ रहा है वो नेक्स्ट 50 में आ रहा है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे ये बताओ कि मान लो मैं यहां जाता हूं, अब यहाँ पे दिखाओ मुझे कहाँ टेलीकॉम है, कहीं पे है क्या? नहीं सर, वो भारतीय एयरटेल कंजप्शन में है, इंफ्रा में है, सभी सेक्टर में है। वेरी गुड। तो आपको वो मल्टीपल जगह पे दिख रहा है ना? हम्म। देखो भाई लोगों, आप लोगों को ना कंफ्यूजन के साथ नहीं जीना है, और इट इज लिटरली नॉट पॉसिबल कि मैं हर कंफ्यूजन को अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करके आपको प्रीएम्प्ट करूंगा। पॉसिबल नहीं है ना। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी। ठीक है। और प्लीज इन सवालों को पूछा कीजिए। आज तो चौथा दिन है ना, ओके। अब तो आप यूज्ड टू हो गए हम्म। हो ट्रेनिंग से, है ना? आपको पता भी चल यस सर। गया है कि ये निर्मल नामक आदमी जो है पागल टाइप का है ना? तो नहीं नहीं पूछा सर। करो ना। ठीक है, क्योंकि ये सब जो चीज है ना, ये सब एबीसीडी है हमारा। ये जो आपका ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के अंदर कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, सर सेक्टर के सर अंदर नहीं कौन आ रहा बोलता है पागल? है। सर बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, मैं ज्यादा सवाल जवाब करता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अच्छा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। आप हमारे लिए गॉड गिफ्ट हो सर। अरे नहीं सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी क्या है कि ये जो अपने को दिख रहा है ना यहाँ पे, ये निफ्टी 50, निफ्टी 50, मिड कैप 50, फलाना ढिमकाना, ये सब जो ऑटो फोटो ये सब, ये अपना एबीसीडी है ना? ये एबीसीडी जितना अच्छे से अपने को आ जाएगा ना, अपने को स्टॉक, क्योंकि अब मैं स्टॉक सिलेक्शन सिखाऊंगा, ठीक है? तो उसमें ना घूम जाओगे आप, क्योंकि एक सेक्टर का मतलब एक कोई स्टॉक मल्टीपल सेक्टर्स में आपको दिखेगा। ओके। तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो ऐसा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इस तरह के जो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं एबीसीडी के अंदर, इनको प्लीज नोट कीजिए, एक डायरी बनाइए, उसमें लिखा कीजिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है। जिससे कि क्या होगा, लर्निंग विल ऑल्सो मल्टीप्लाई ना, कि आप जैसे 15 लोग हो तो अगर एट एन एवरेज 5 लोग भी एक एक सवाल पूछ रहे हैं तो सभी का नॉलेज बढ़ेगा ना, है ना? और ये भी हो सकता है कि मेरे को भी राइट। नहीं आता वो, मैं भी ढूंढूंगा फिर। ठीक है सर। चलिए, तो भाई आप बताइए क्या मतलब, गणेश जी क्या लगता है? अब भारतीय यस सर। एयरटेल क्या? जो स्टॉक है, ठीक है, वो अभी बताया हमको कि यहाँ कहीं कंजम्पशन में दिख रहा है अपने को, है ना? ये कंजम्पशन का सेक्टर उठा लिया हमने। यहाँ भारतीय एयरटेल कंजम्पशन में दिख रहा है। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लेते हैं यहाँ से, तो भारतीय एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिख रहा है। अब कैसे चलेगा बताइए, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें हम? हम्म, हेलो सर। बोलो अभिषेक। सर, इसमें एक कंफ्यूजन वो भी था इसका, इंडस्ट्री वाइज का। क्या इंडस्ट्री। क्या कंफ्यूजन है इंडस्ट्री में? सर टेलीकॉम सेक्टर एक अलग से दिखाता है उसमें, और हम्म अपने जो इंडस्ट्री है इसमें टेलीकॉम बोल के नहीं है। नहीं है ना? तो हाँ। इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमको निफ्टी 50 का फैक्ट शीट दिखा रहा है, और जो कॉन्फ़िगरेशन ये जो सेक्टर में दिखा रहा है हमको, उसमें डिफरेंस है ना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब मतलब दोनों को जब हम एनालाइज करेंगे, इट हैज टू बी टेकन हाँ। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट?
तो अपने को इंडस्ट्री को भी समझना है और अपने को सेक्टर को भी समझना है। तो हमारे सामने दो चैलेंजेस हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो अब मुझे ये बताओ कि अगर भारतीय एयरटेल, जैसे तुमने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ रहा है, कमोडिटी सॉरी कंजम्पशन सेक्टर में भी आ रहा है, किसको मानू है? और अगर हम देखें, भारतीय एयरटेल कहीं पे भी सेक्टोरल किसी इंडाइस में नहीं आ रहा है, सिर्फ थीमेटिक इंडाइसेस में आ रहा है ना? ऑब्जर्व किया है ये आप लोगों ने? Yes. हम्म। क्या ज्यादा बाउंसर हो गया क्या ये क्वेश्चन? कंजम्पशन में भारतीय एयरटेल, है क्या हुआ? भारतीय एयरटेल कंजम्पशन में आ रहा है ना भारतीय एयरटेल। हाँ, कंजम्पशन में आ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ रहा है। ये रहा भारतीय एयरटेल लिखा हुआ है यहाँ पे। और उधर इंडस्ट्री वाइज में टेलीकॉम में आ रहा है। हम्म। हाँ तो अब कैसे डिसाइफर कैसे करें कि इंफ्रा को माने भारतीय एयरटेल, या क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। अगर दोनों जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कंजम्पशन में भी आ रहा है, तो किसको ज्यादा मतलब महत्व मिलेगा? तो जोर तो लगाओ। टेलीकॉम लगाएंगे सर, क्योंकि मेजरली सर जिसमें टेलीकॉम ही हाई है लो ना होगा सर। सर। अरे डेनिस, टेलीकॉम तो है ही नहीं ना यहाँ ड्रॉप डाउन में कहीं। सर जिसमें हाई या लो हो, किस चीज का हाई या लो? उस सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में होती है, यदि हाई हो या लो हो। हाई लो किस किस हिसाब से, मतलब? जैसे कंजप्शन में हुआ, कंजप्शन में यदि हाई हुआ या लो हुआ, नहीं तो सर्विस में हाई लो हुआ या इंफ्रा में हाई लो हुआ। नहीं, उसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। सर जो सेक्टर में वेटेज ज्यादा है उसमें पकड़ सकते हैं। फैंटास्टिक। जिस सेक्टर में आपका, किसने दिया ये जवाब? मैं सर विपुल पटेल। हाँ विपुल। तो जिस सेक्टर में आपको उस वाले स्टॉक का वेटेज ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, आपका प्राइमरी फोकस उस स्टॉक को लेके उस वाले सेक्टर में रहेगा। अब ये कैसे पता करेंगे हम? ये पता करेंगे, मान लो यहाँ इंडेक्स में गए, यहाँ निफ्टी 500 पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये यहाँ पे दिख रहा है ना अपने को कुछ, मान लो थीमेटिक इंडेक्स वगैरह दिख रहा है। अब मान लो कि यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जाता हूँ। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जाता हूँ तो यहाँ से इसका फैक्ट शीट ओपन किया, और फैक्ट शीट के अंदर यहाँ भारतीय इंफ्राटेल का वेटेज 4% है, राइट? और भारतीय एयरटेल का 8% है, राइट? 4.5 8.5, करेक्ट। अब दूसरा सेक्टर कौन सा था? कंजम्पशन। इंडिया कंजम्पशन को ओपन करते हैं, यहां फैक्ट शीट में देखते हैं। अब इसके अंदर भारतीय एयरटेल 4.5% है और इंफ्राटेल तो आ भी नहीं रहा है ना? यस सर। तो किसको मानोगे, इसको या इसको? हेलो वेटेज के हिसाब से सर, ये सर्विस सेक्टर में भी आता है। हाँ, तो सर्विस सेक्टर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भारतीय एयरटेल दिख रहा है अपने को? नहीं सर। मतलब नाम बराबर है अगर है, राइट? करेक्ट, मानते हैं? यस सर। ओके। तो इन तीन फैक्ट शीट्स को देख करके अपने को समझ में क्या आया कि भारतीय एयरटेल को अगर सेक्टोरल पर्सपेक्टिव से हमें कहीं पे कंसिडर करना है तो हम कहां कर सकते हैं? हम्म। इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में। में सर। इंफ्रा 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 में, ठीक है। और इंफ्रा का जो सबसे बड़ा स्टॉक है वो कौन सा है? एल&टी। वेरी गुड। तो अगर एल सबसे बड़ा स्टॉक है, आपको लगता नहीं है कि भारतीय एयरटेल जब
ऊपर जाता टॉप गेनर बनता है, उसके आगे पीछे में एलएनटी टॉप गेनर बन जाता है या टॉप लूजर बन जाता है। आपको लगता नहीं है कि जब एलएनटी थोड़ा मूवमेंट दिखाता है, थोड़ा अप डाउन जाता है, तो उसी हिसाब से भारतीय एयरटेल भी अप डाउन जाने लग जाता है? कभी ऑब्जर्व किया है इस चीज को? अभी कुछ दिन पहले भारतीय एयरटेल जो है वो टॉप गेनर लूजर इन सब में आ रहा था ना, काफी एक्टिव था। तो आपने देखा था एलएनटी में मूवमेंट आ गया था, एलएनटी गिरा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आपको देखो मैं इतना पुश क्यों कर रहा हूं ये सब चीज को समझने के लिए, वो इसलिए कर रहा हूं कि ये सब चीजें थोड़ा बाई हार्ट होगा ना आपको, मतलब एकदम खून में चला जाना है, ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाना है, तो आपको किसी भी स्टॉक को देख करके दूसरे स्टॉक को ट्रेड करने में ना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं इसलिए इतना पुश कर रहा हूं। सर ये जो सेक्टर में जो ये कंपनियां का वेटेज जो रहता है हम्म। वो सर कब चेंज हो सकता है? क्वार्टरली रिव्यू होता है ना इनका, ओके सर। एवरी क्वार्टर रिव्यू होता है। तो अभी ये जनवरी निकल गया ना, तो अभी ये हाँ, जो तो आप, मार्च। हाँ अभी ये जो देख रहे हो ये 31 दिसंबर तक का है। राइट सर। अब ये 31 मार्च के बाद ही बदल सकता है। ओके सर। ठीक है, तभी आप देखोगे जब क्वार्टरली क्लोजिंग्स होती है ना, उस दिन पे रिपोर्ट वगैरह सब थोड़ा लेट होता है आने में। सर हाँ सर। हेलो। कहिए सर। ये भारतीय एयरटेल जैसे हाउ मेनी स्टॉक्स आर देयर जो कि ऐसे कॉमन इंडाइसेस में उसका उसका रोल है, जो कि हम लोग थोड़ा इसको सेपरेटली अगर देखें और याद रखें तो सुविधा होगा, क्योंकि ऐसे कोई रेडीमेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसमें कि एक पर्टिकुलर, क्योंकि सारा स्टॉक तो इन मल्टीपल ग्रुप में नहीं होगा, सम कॉमन स्टॉक्स में भी देयर, ऐसा कुछ है अवेलेबल सर जो थोड़ा रेडी रेडीमेड तो नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए? इसीलिए तो होमवर्क दिया है सर अब आप समझे कि क्यों पहला होमवर्क ये होता है सर, है ना, ठीक है। क्योंकि रेडीमेड राइट नहीं सर। है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करके निकालना पड़ेगा इसे। सर इस कंफ्यूजन को एक्सेल में और आईओसी आईओसी क्या? पूल इंडिया और आईओसी है सर, डबल इसमें। डबल, हाँ काफी सारे दिखेंगे। आप अगर एक चीज देखो, ये क्या खुला पड़ा है हमारे सामने, हमारे सामने इस समय पे खुला पड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। आप एक चीज देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी सेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इन्होंने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन 42%, एनर्जी 26%, टेलीकॉम 14%, सर्विसेज 11%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 4%। देख रहे हैं? मतलब से इन्होंने इंफ्रा में 5 इंडस्ट्री को मिक्स कर रखा है। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये 5 को मिक्स करके एक थीम बनाया है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चक्कर ये तो है, सर फिर इंडस्ट्री का एनालिसिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सब करना है आपको। आगे से कभी सवाल नहीं पूछना कि इसको करना नहीं चाहिए, ठीक है? ये लास्ट टाइम होना चाहिए तुम्हारा। करना आपको सब कुछ है, ठीक है? उसको सर करना कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे। सर तो जैसे भी आपने अगर सेक्टर और थीमेटिक का कंफ्यूजन दूर करने का बताया एज पर वेटेज, तो भी इंडस्ट्री, सेक्टर और थीमेटिक इन तीन का कंफ्यूजन भी ऐसे वेटेज के थ्रू ही क्लियर करना है। हाँ, इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? वेटेज के थ्रू पर हमको करना सब पड़ेगा, हम किसी भी इसका चीज भी को ओमिट नहीं कर सकते। ये भी वेटेज बेसिस पर ही रहेगा। हाँ, वेटेज बेसिस पे ही अभी निकाल के देखेंगे। ओके सर, हम लोग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अगर हर आदमी अपने आप निकाल सकते हैं और शेयर कॉमनली, हाँ, जो हमारा right, वही टेलीग्राम करेंगे। ग्रुप में करें, वो थोड़ा कॉमनली कोई मिस नहीं होगा,
हाँ सारा अभी चीज आ मैं जाएगा असाइन और करूंगा सबको आज। सर 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 ठीक है, आज का जो होमवर्क मैं असाइनमेंट दूंगा सबको, सर ठीक है। सबके नाम के आगे एक एक दो दो सेक्टर का नाम लिखा रहेगा। हाँ वो ठीक रहेगा सर। ठीक है। ठीक ठीक Sir, same thing is with Reliance Industries also, right, sir? It is in various other sectors, so which is having the more weightage, उसका weightage को भी ज्यादा उठा है, लो, उसी में हम लोग किसी को भी उठा लो, जैसे मान के बजाज चलो। ऑटो हो गया, मारुति हो गया, वो आपको इधर उधर दाएं बाएं बहुत सारा जगह दिखता है। मगर उसका वेटेज मोटर इंडस्ट्री में ज्यादा है, ऑटो में ज्यादा है। हाँ ऑटो में ज्यादा है, तो इसका मतलब, और दूसरा बराबर। चीज क्या है कि ऑटो इज अ सेक्टोरल इंडाइस, है ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ थीमेटिक इंडाइस। राइट सर। हेलो। अभी ये फैक्ट शीट खोला है मैंने एक सेक्टोरल का, ऑटो सेक्टर का है। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री दिख रहा है आपको लिखा हुआ, यहाँ पे जैसे कंजम्पशन गुड, ऑटोमोबाइल, ये वो सब लिखा है। आप मुझे ये बताओ कि ये वाला जो ओपन किया मैंने, कहाँ गया, ऑटो, राइट, इसमें दिख रहा है ऐसा कुछ? ये देखो, इंफ्रा में कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, टेलीकॉम सर्विसेज, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ये ऑटो का फैक्ट शीट है। इसमें दिख रहा है कहीं? यहाँ पे तो सीधा सीधा स्टॉक का नाम लिखा हुआ है बस। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, मतलब इसमें सेक्टर वाली फैक्टशीट में इंडस्ट्री का बाइफर्केशन नहीं है, थीमेटिक में इंडस्ट्री का बाइफर्केशन है। बाइफर्केशन है। इसका मतलब क्या है, वो थीम से बना है, वो सेक्टर्स को भी फर्दर जोड़ जाड़ के बनाया गया है। ओके। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, अब ये एनर्जी का खोला है मैंने, ठीक है। सबसे कंफ्यूजिंग वो है, अब ये एनर्जी का खोला कहां से मैंने? थीमेटिक के अंदर से ना। ये देखो, थीमेटिक इंडाइसेस के अंदर से खोला, राइट, थीम बेस्ड के अंदर से, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, राइट। ठीक है, अब जब ये खुला तो ये ऐसा दिख रहा है आपको। अब मुझे ये बताओ, इसमें कोई इंडस्ट्री वगैरह का ओवरलैप है, दिख रहा है कहीं? नहीं। ठीक है, तो ये एज अ सेक्टोरल इंडाइस आप मान के चलेंगे इसको। ये एक्चुअली थीम बेस्ड नहीं है। ये सब होमवर्क करते हुए नहीं देखा होगा ना? नहीं सर, पकड़ में नहीं आया। ठीक है, नहीं 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 देखा। हाँ तो बहुत, अब जो दिखेगा उसको नोट करना, अगर समझ में नहीं आ रहा है पूछना, ठीक है। ओके सर। चलो, बहुत बढ़िया। अब हाँ, कोई बीच में कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, आई एम सॉरी, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। सर एनटीपीसी 6 सेक्टर में आता है, उसमें भी ऐसे ही चेक करना है? ऐसे ही करना। ठीक। फिर सॉरी, कहिए। चलिए, ओके। अब
अभिषेक अर्जुन जगदीश 16। ओके ये निफ्टी 100 का स्टॉक लिस्ट है, ठीक है। 101 स्टॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ये वाला शीट। ओके अब मैं 6-6 करके आप लोगों को असाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये जो 6 का सेट है ये करेगा अभिषेक। मुझे इसका पूरा जन्म कुंडली चाहिए आपसे। अगला 6 अर्जुन। भुवनेश्वर। अगला 6 डेनिस। अगला 6 गणेश। अगला गिरीश। अगला जगदीश। अगला मृत्युंजय। अगला नरेन। अगला राजेश। अगला रमेश। बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है सर। म्यूट कर दिया सबको। कहाँ था मैं? रमेश, शांतनु। सुरेंद्र। मनोरंजन जी।
विपुल, आपको 7 दिया है विपुल, ठीक है। सर आखिरी हो गया विशाल, ठीक है। विशाल बाकी का सारा ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3, 1 2 3, 2 3 ज्यादा हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। मनोरंजन सर मेरे में दे दो। एक बढ़ा दिया है, एक बढ़ा दिया है। यहाँ किसको दे दूं? मुझे दे दो सर, विपुल। विपुल, ठीक है। इतना कर दिया, बैलेंस कर दिया थोड़ा। ओके सर। चलो बढ़िया है, ठीक है। ये ईमेल कर दूंगा मैं आप लोगों को आज क्लास के बाद। अच्छा, अभी बता दें कि मंडे तक जो इसको नहीं कर सकता है, सर करना क्या है? करना यह है कि इसका पूरा जन्म कुंडली चाहिए। श्री सीमेंट कौन से इंडस्ट्री को आप फॉलो करोगे, ये सेक्टोरल है, थीमेटिक है, कौन से इंडाइस में आता है। मतलब अब ब्रॉड मार्केट इंडाइस तो इसमें 2 ही हैं। अब जैसे अगर निफ्टी 50 उठाया है, ये श्री सीमेंट है, अगर ये निफ्टी 50 का नहीं है तो ये नेक्स्ट 50 में आता होगा, सर एक रिक्वेस्ट करें? ठीक है। हाँ हेलो, कहिए। एक एक्चुअली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक फॉर्मेट अगर एक्सेल शीट का भेज दें, उसमें हम लोग वही सुविधा होगा। टाइटल वही डाल रहा हूँ, ब्रॉड मार्केट अच्छा इंडाइस, ठीक है। ब्रॉड मार्केट इंडाइस हो गया। उसके बाद आपको लिखना है इसका सेक्टर इंडाइस का नाम, ठीक है। उसके बाद लिखना है थीमेटिक, अगर थीमेटिक इंडाइस है तो थीमेटिक इंडाइस का नाम, ठीक है। अब थीमेटिक इंडाइस के अंदर उसका नाम लिखोगे आप जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अदानी पोर्ट आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अदानी पोर्ट इज निफ्टी 50, फिर आप इसका सेक्टर का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और अगर ये किसी थीमेटिक इंडाइस में भी आता है तो जहां पे इसका वेटेज सबसे ज्यादा है वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। ये 3 चीज करना है आपको, 1 2 3, ओके। और इस शीट पे करने से फायदा आपको ये होगा कि आप देख रहे हो इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा आपको। इंडस्ट्री का नाम कुछ भी हो, आपको उसे पॉपुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। अब जैसे यहाँ देखो भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, तो ये ऑलरेडी टेलीकॉम लिखा है ना यहाँ पे, जो इंडस्ट्री का नाम है, ठीक है। आपको सेक्टर को रिप्रोड्यूस करना है यहाँ, ठीक है। ये आज क्लास के बाद मैं भेज दूंगा, तो आपके नाम के आगे जो जो है उनको कंप्लीट कीजिएगा। सर वेटेज 1 2 3 भी कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा वेटेज 1, फिर उससे कम 2, ऐसा। हाँ, जिसका जिसमें सबसे ज्यादा है बस उसका लिख दो, बस, क्योंकि आप कंसिडर उसी को ही करोगे, ओके, ठीक है ना। आप उसी को कंसिडर करोगे तो इस वजह से। तो सर सेक्टर भी वैसे ही लिखेंगे ना फिर, मतलब हाँ, वेटेज जिसका ज्यादा रहेगा तो वही सेक्टर वहां पे लिखना चाहिए ना? सेक्टर में तो आपको मिलेगा नहीं एक्चुअली ठीक है। नहीं, जैसे हाँ, कि पर भारतीय अगर एयरटेल जैसे। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स के केस में अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, हाँ हाँ, तो बैंक्स के केस में आप उस सेक्टर का नाम लिख दीजिए जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है। या थैंक्स। हेलो सर। सर ये सेक्टर और थीमेटिक की वेटेज जब चेक करेंगे उसमें 0.1 का भी अगर डिफरेंस रहता है, हाँ, तो जो 0.1 से ज्यादा है वही कंसिडर करना है। हाँ, आपको वही करना है, पर 0.1 का मिलेगा नहीं आपको, मतलब ज्यादा डिफरेंस आएगा आपको। ये इधर क्या वो जो पॉइंट को डालना है? नहीं नहीं, यहाँ पे आप नाम इस जगह? लिखिए, जैसे से फॉर एग्जांपल इंफ्रा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कंजम्पशन, ठीक है।
हमको नाम से मतलब है कि उस इंडेक्स का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा सेक्टर नेम लिख दो, थीम नेम। ठीक है, या नाम चाहिए अपने को, वैल्यू नहीं चाहिए। वैल्यू आप ओके अपना देखो कैसे करना है। यहाँ पे नाम चाहिए अपने को बस। ठीक है, अभी ये इसलिए फॉर्मेट देखो, आगे चल के तो आपको ऐसे ही रट्टा हो जाएगा ये सब। ठीक है, पर वो वहां उस स्टेज तक पहुंचने के लिए ये करना जरूरी है। हेलो सर। ठीक है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ये काम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर कोई भी एक स्टॉक एक ही जगह आएगा ना, या तो सेक्टर में आएगा या थीमेटिक में आएगा? जरूरी नहीं है। अब जैसे सेक्टर में, अब मान लो कि बजाज ऑटो है, तो यहाँ तो ऑटो आएगा, बट हाँ थीमेटिक के अंदर हो सकता है कंजम्पशन में भी आ रहा हो। सर, लेकिन वेटेज के हिसाब से अपने को निकालना है ना। हाँ, तो थीमेटिक में आप चेक करोगे ना कि किसमें वेटेज ज्यादा आ रहा है, उसका नाम लिखोगे यहाँ। तो वही एक स्टॉक जगह आएगा ना, या दोनों में आ सकते हैं? दोनों में आ एक सकता है, स्टॉक एक ही। दोनों में आ सकता है। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो जैसे अदानी पोर्ट है। ठीक है, अब अदानी पोर्ट आपको सेक्टर में मिलेगा नहीं कहीं, वो आपको सीधा ही थीमेटिक में मिलेगा। ठीक है, इसके केस में मोस्ट लाइकली आप करके देखना, आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे कोई नाम, आपको यहीं पे नाम मिलेगा, तो आप यहीं पे लिखोगे सीधा। ठीक है, और सेक्टर में और थीमेटिक में क्या डिफरेंस होता है? सेक्टर में ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जो आपको थीम बेस्ड होगा उसमें देखो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इंडस्ट्री का नाम दिया हुआ है यहाँ। देखो, टेक्सटाइल, सर्विसेज, ऐसे। तो ये थीम बेस्ड हैं, ये थीमेटिक हैं। और ये वाले जिनमें नहीं होता कुछ, ये अपने आप में ही एक सेक्टर है। ठीक है, समझ गए ना? तो इस चीज को एक बार ही आप लोगों को चेक कर लेना है। हाँ सर, सर हम लोग समझ गए, जो होगा मतलब हम लोग ट्राई करेंगे, जो भी होगा कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। और नहीं होगा, डाउट होगा तो उस टाइम पूछ लेंगे हम हाँ, लोग, पूछ जो भी क्वेश्चन होगा नोट करके। हाँ तो जैसे भी आपने बजाज ऑटो का एग्जांपल दिया, वो थीमेटिक में भी आता है और सेक्टर में भी आता है। आप बोल रहे हैं दोनों जगह लिखना है उसको, लेकिन वेटेज तो कहीं एक जगह ही ज्यादा रहेगा ना। हाँ, देखो ये सेक्टर में आ रहा है ना, तो सेक्टर में तो वेटेज का कोई अभी मतलब नहीं है अपने को। सेक्टर में आ रहा है तो सेक्टर में आ रहा है, बात खत्म हो गई, राइट? पर क्या बजाज ऑटो किसी थीमेटिक इंडेक्स में भी आ रहा है? ओके। मान लो कि जब आप कंजम्पशन में जाते हो तो कहीं यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर यहाँ पे आ रहा है और ये एकमात्र थीमेटिक इंडेक्स है जहां पे बजाज ऑटो आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बजाज ऑटो का जो थीमेटिक इंडेक्स है वो कंजम्पशन है, और जो सेक्टर है वो ऑटो है। ओके। सर इधर एक हाईलाइट कर देना अच्छा होगा, जिसके सपोज कंपेयरिंग थीमेटिक ओरिजिनल जो सेक्टर होता है, वो दोनों में जिसका वेटेज ज्यादा है उसको थोड़ा ग्रीन कलर का हाईलाइट कर देने से हाँ ठीक रहेगा ना कि? हाँ, तो आप क्या करो, आप मान लो कि आपको बजाज ऑटो मल्टीपल जगह मिल रहा है। ठीक है, ये पता है ये मैं होमवर्क क्यों दे रहा हूं आपको? इस काम को आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप सारे के सारे थीमेटिक इंडेक्स के फैक्ट शीट्स नहीं खोलोगे और सेक्टर्स के फैक्ट शीट्स नहीं खोलोगे। एक्चुअली इस काम को आप कर ही नहीं सकते बिना सबको पढ़े। ठीक है? हाँ सर, बराबर है। ठीक है, इसीलिए ये होमवर्क दिया गया है। हालांकि आपको स्टॉक कम दिया है, पर ये 5 को भी करोगे ना तो भी आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ सर, बराबर है। ठीक है ना, इस वजह से इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करके देते हैं टीचिंग में, ट्रेनिंग में। ठीक है, बिना सबको पढ़े आप कर नहीं पाओगे वैसे भी। सर आप बता रहे बजाज ऑटो दोनों में, सेक्टर और थीमेटिक दोनों में आएगा, तो इसका एनालिसिस करते समय हमें थीमेटिक फॉलो करना है या सेक्टर फॉलो करना है? नहीं, देखो क्या बता रहा है आपको, ये कह रहा है कि सबसे पहले आप सेक्टर को देखो। क्या बजाज ऑटो किसी सेक्टर में आ रहा है? तो आप लिखो यहाँ पे
कि हाँ आ रहा है। ओके। क्या ऐसा तो नहीं है, ये मल्टीपल सेक्टर्स में आ रहा है। मल्टीपल सेक्टर्स का मतलब जिनके ये लेफ्ट हैंड साइड में कोई बॉक्स नहीं होता। जैसे इसमें इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन है, इसमें नहीं है कोई इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन। नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपने आप में एक इंडाइस है। वेयर एज इसको मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल इंडेक्सेस को मिला करके बनाया गया है, एक थीम बनाया गया है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ टेक्सटाइल लिखा है, उसके नीचे एनर्जी लिखा है। अब टेक्सटाइल और एनर्जी का आपस में क्या मेल है, समझ रहे हो? अब मेल कैसे है? ये कह रहे हैं कि यार ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन मतलब जो लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने उस थीम को कंजम्पशन के हिसाब से बनाया है। अब होगा क्या फ्रेंड्स, आप आगे चल के अभी थोड़ा जब पढ़ाई करेंगे और डीपली, आपको पता लगेगा कि ये सब डेटा आता है महीने में, 2 महीने में एक बार। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है, इन्फ्लेशन डेटा आता है। वो कहां इंपैक्ट करेगा? वो यहां इंपैक्ट करेगा आपको। देखो, अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दे दोगे, मान लो कल को एक आपका कंपनी में डिक्लेरेशन हो जाता है, बोलते हैं कि इस महीने से हम आपको सबको 10-10 हजार रुपया एडिशनल देंगे। ठीक है, और उस 10 हजार रुपए में से जो इनकम टैक्स लगता है वो भी कंपनी पे करेगी, मतलब वो भी अकॉर्डिंगली हम उसको नलीफाई कर लेंगे। तो जिसको जितना देना है वो उस हिसाब से देंगे। पर मोट मतलब जो एट द एंड ऑफ द डे जो आपके हाथ में सॉलिड कैश इंक्रीज होगा वो 10,000 रुपीज होगा। तो इसका मतलब क्या है? आप जाओगे ना, मोबाइल खरीदोगे, घर में मिक्सी चाहिए तो खरीदोगे, हाँ या ना? सर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, है ना? टीवी अपग्रेड करना है तो करोगे, लैपटॉप अपग्रेड करना है तो करोगे, बच्चे के लिए कुछ लेके आना है तो करोगे आप उसको। तो वो कंजम्पशन को बढ़ाता है। इस वजह से जब मान लीजिए कि ये इस टाइप का जो इन्फ्लेशन डेटा, आपका प्राइस इंडेक्स डेटा, ये सब जो आता है, उससे आपको पता लगता है कि आपका कंजम्पशन पे उसका इंपैक्ट कैसे होगा। अब मान लीजिए कि हमको समझ में आ रहा है कि कंजम्पशन डेटा इंडिकेट कर रहा है कि कंजम्पशन इंक्रीज होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि लोग मोबाइल फोन पे ज्यादा खर्चा करना शुरू कर रहे हैं, या घड़ी पे ज्यादा कर रहे हैं, या मोटरसाइकिल में ज्यादा कर रहे हैं, या खाने पीने की चीज में ज्यादा कर रहे हैं, या अपना क्रीम लिपस्टिक वगैरह में ज्यादा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये थीम उस तरीके से बनाया गया है, इसको थीम दिया गया है। ठीक है, इस तरह के जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको डिसाइफर करके इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर सबको? यस, ओके। ठीक है, तो ये कंप्लीट कीजिए इसको। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, जस्ट गिव मी अबाउट 5 मिनट्स, ठीक है, और हम रीस्टार्ट करते हैं उसके बाद, 5 मिनट के बाद।
All right, friends, I'm back. ओके, तो आज मार्केट ऑब्जर्व किया था। यस सर। क्या लगा मार्केट? Yes, sir. रेंज बाउंड ओपन हुआ था। हम्म, और रेंज बाउंड ही मतलब सेल साइड में था। हम्म, हेलो सर, हाँ जी। ये हमने ये जो निफ्टी के जो मूवमेंट के साथ हम थोड़ा देखा था, दूसरा स्टॉक्स का भी थोड़ा मैच करने के लिए कोशिश किया। हम्म, उसमें देखा कि पर्टिकुलरली बहुत सारे स्टॉक थे, पर्टिकुलरली यस हमारा यस बैंक हम्म, और इंडसइंड बैंक, हम्म, दोनों का देखा कि थोड़ा बहुत इट इज ऑलमोस्ट मैचिंग विथ निफ्टीज मूवमेंट। हम्म, बट ये समझ में नहीं आया कैसे अगर हम इसको ट्रेड करने जाएं तो किस तरह से, जैसे आप बता रहे थे इनसाइड आउट, और जो इस सिस्टम में किस तरह से करने से कैसे कर सकते थे, वो थोड़ा दिखा देने से। इंडसइंड बैंक एंड यस बैंक, अब देखिए, अब ये इंडसइंड बैंक है, राइट? इंडसइंड बैंक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर ही आता है, तो अपने को चलेगा। अब ये देखो, निफ्टी 50 जो है वो ऊपर ब्रेक हुआ है, राइट? और अगर इसका लास्ट वीक का रेंज देखेंगे तो लास्ट वीक का जो हाई था वो यहाँ कहीं पे था। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि ये बार बार इसी जगह से क्यों गिर रहा था। देख रहे हैं कैसे रेंज बाउंड हुआ पड़ा, राइट? पर इवेंचुअली ये अपने करंट रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ, राइट? अगर ये ऊपर की तरफ कर रहा है तो ब्रेकआउट होना चाहिए जिस भी स्टॉक को आप ट्रेड करना चाह रहे हो, राइट? ब्रेकआउट होने का मतलब है कि मान लीजिए अगर इंडसइंड को मुझे करना है तो या तो वो इस लेवल को ब्रेकआउट करे, राइट? या फिर मान लीजिए कि इस वाले लेवल के नीचे खुल के ऐसे ब्रेकआउट करे, मतलब यहां कहीं पे ओपन हो और ऐसे जाने शुरू करे, राइट? क्योंकि अगर ओपनिंग इस रेंज के बाहर दे रहा है तो ये रेजिस्टेंस है ना, राइट? और हमको ज्यादा फोकस बाई साइड पे ही करना है अभी, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर है, ऊपर की तरफ है, रेंज के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। तो या तो यहां से ब्रेकआउट हो ऐसे ऊपर की तरफ, या फिर यहां से ब्रेकआउट हो ऐसे करके इस डायरेक्शन में, अच्छा, राइट? अगर आप देखेंगे इंडसइंड में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं हुआ है, राइट राइट। ओके? सिमिलरली यस बैंक में, यस बैंक को अगर देख लें, यस बैंक में ये देखिए, ये ऐसे हुआ है मान लेते हैं, ठीक है? तो इसका ओपनिंग कुछ अंदर दिख रहा है, राइट? इसका ओपनिंग जब अंदर दिख रहा है तो ये मतलब आइडियली नीचे गया है जो भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है तो ये तो ब्रेक इनसाइड है, राइट? ठीक है, तो इवेंचुअली इसको करना क्या चाहिए? अगर ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, राइट? अगर इस वाली जगह पे ओपन हो रहा है तो आइडियली ऐसे होना चाहिए ब्रेक, या फिर इसको ओपन यहां कहीं हो करके
ऐसे ब्रेक होना चाहिए था ऊपर की तरफ, विच इज नॉट हैपनिंग, मतलब वो दिख ही नहीं रहा है अपने को इसमें। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब जो विप्रो का कॉल दिया था वो मगर बहुत अच्छा मूवमेंट किया है आज। विप्रो तो उधर जो विप्रो आप बोले थे जो टेलीग्राम चैनल में, नहीं नहीं, मैंने पढ़ा आप लोग आपस में बातचीत कर रहे थे विप्रो विप्रो विप्रो, तो मैंने आप लोगों को बस इतना बता दिया कि विप्रो का आज रिजल्ट है। बट उसका मूवमेंट बहुत सही था आज। हाँ नहीं, वो हो जाएगा क्योंकि विप्रो टॉप गेनिंग स्टॉक्स में आ रहा है ना इस समय, इस वजह से। तो और आईटी सेक्टर इज पॉजिटिव। ठीक है, और मनोरंजन जी मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, ठीक है, मतलब आई नहीं हेट। कॉस्मो में वो जो उधर एक मेंशन किए थे हाँ, मैं बस उसमें थोड़ा आप लोगों को उसमें सपोर्ट करता हूँ, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड टू प्रोवाइड कॉल्स। तो नहीं कॉल तो इसमें अगर आप देखो मनोरंजन जी, ये क्यों वर्कआउट किया आपको, आप देख रहे हैं इसमें ब्रेकआउट है। राइट। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हुआ, मतलब आपके अ, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, राइट, और आपका जो मेथड है आपके मेथड के साथ मैच कर रहा है ना। ठीक है, राइट राइट। आईटी देखिए, ये जो इंडेक्स है ऊपर है, ब्रॉड मार्केट आईटी इंडेक्स भी ऊपर है, मतलब वो भी ब्रेकआउट होके वीकली हाइज के ऊपर पड़ा हुआ है। विप्रो अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट हो रहा है, देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा। हाउएवर टुडे विप्रोज रिजल्ट था तो इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। सर मतलब ट्रेड लेते टाइम प्रीवियस हाई लो कंसिडर करना है मतलब। हाँ, मतलब रेंज कंसिडर करना है। अभी रेंजेस और भी होते हैं, अभी फिलहाल जो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है वो ये दिख रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर मुझे ये ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो मुझे प्रीवियस डे का हाई लो कंसिडर करना ही है मतलब, हाँ, प्रीवियस या डे हाई का हाई हाई लो तो कंसिडर। ऑब्वियस हाई लो, मतलब वो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट इसलिए राइट आपको करना है। अब देखो यहां से लेके ये इसने पहले हाई बनाया फिर लो बनाया, राइट, ये सब ट्रेनिंग ऑफ आइज में है। ठीक है, ये ओके यहाँ सर। पे हाई बनाया है, यहाँ पे लो बनाया है, राइट। ओके सर। तो यहाँ हाई बन गया है, यहाँ पे लो बन गया है, तो ये लोएस्ट कैंडल है, यस सर। और पहला ही कैंडल हाईएस्ट कैंडल है। यस सर। ठीक है, अब देखो इस लाइन और इस वर्टिकल लाइन के बीच में मुझे जो दिख रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाला है 950 का। 950 का कैंडल यहाँ है, यस सर। ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये यस इस सर। वाले रेंज में आया। इस रेंज में आने के बाद देखो सेलिंग बड़ा है ना बहुत, रेंज के अंदर आया, रेंज के अंदर आकर के इस वाली जगह से अगर आप देखोगे, ये और ये इस वाली जगह से 47,000 और उसके बाद कितना है 36 47, 36 एंड 47 यहाँ पे बढ़ गया। हाँ इंक्रीज हुआ है सर। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद लॉन्ग्स बनने शुरू हो गए, ये देखो यहाँ से गया ऊपर। यस सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अभी धीरे धीरे करेंगे, अभी ये सब ट्रेनिंग ऑफ आइज में है, नेक्स्ट वीक करना है हमें। ओके सर। ओके सर, थैंक्स सर। डर तो नहीं लग रहा है किसी को? ये सब क्या सब लाइन वाइन बना रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज कुछ कुछ मार्केट वही उसी तरह से बिहेव कर रहा था, राइट। अच्छा, दूसरा सर चीज ये रिलायंस है, भी बुलिश था सर आज। हाँ रिलायंस बुलिश था, रिलायंस तो ट्रेड किया था हमने। तो
तो अब हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है। आप जब, मैंने क्या बोला है कि ये एनएससी का काफी रोल रहता है हमारे इसमें, तो क्या हो गया इसे? ठीक है, ये जो होम पेज रहता है, इस होम पेज में ये लाइव इंफॉर्मेशन आता रहता है ना, ये वाला। करेक्ट? ठीक है, आप कभी भी नोटिस करना कि अगर किसी भी सेक्टोरल स्टॉक को ऊपर या नीचे जाना होता है ना, तो वो इस एरिया और इस एरिया से आपको इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मॉर्निंग में अगर आप देखते इस बॉक्स को, तो आपको यहां पे ओएनजीसी और पावर ग्रिड नजर आता है टॉप मोस्ट एरिया में। ओएनजीसी नजर आता और पावर ग्रिड नजर आता आपको। ठीक है, और मुझे ये बताइए ओएनजीसी और पावर ग्रिड कौन से सेक्टर के स्टॉक्स हैं? एनर्जी। एनर्जी का है। ठीक है, तो अगर वो एनर्जी के स्टॉक्स हैं, तो मैं जो सोच रहा हूं रिलायंस को लेके, मोस्ट लाइकली वो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि रिलायंस इज द एनर्जी स्टॉक, राइट? यस। और हाईएस्ट वेटेज का भी स्टॉक है। दूसरा है कल उसमें वॉल्यूम भी बड़ा है। तीसरा है कि कल उसने इस सेक्टर ने ब्रेकआउट भी दिया है ऊपर, और रिलायंस ऑलरेडी ब्रेकआउट होके पड़ा हुआ था। ओके, तो इस वजह से हमने इसको, और इसका रिजल्ट भी कल खत्म हो गया, सो दैट वाज आल्सो आउट ऑफ द विंडो, राइट? और मार्केट क्योंकि ऊपर की दिशा में है, राइट, तो एक लॉन्ग ट्रेड करना बनता है। ओके, तो इस वजह से ये वाला जो सेक्शन होता है ना, इस वाले सेक्शन पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि ये आपको इंडिकेट करता रहेगा चीजें। ओके, अब अर्जुन ये बताइए कि निफ्टी अपने रेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा था, तो हमारी ट्रेडिंग की जो पद्धति रहेगी वो कौन सी रहनी चाहिए? ब्रेकआउट बाई साइड। ब्रेकआउट, राइट? बाई साइड। अगर निफ्टी जो है इस वाले रेंज में ट्रेड होता यहाँ पे, तो हमारी ट्रेडिंग की पद्धति क्या होती? ब्रेकआउट ही होती। ब्रेकआउट ही होती। हाँ। अगर इस रेंज के अंदर रहता तो ब्रेकआउट होती, राइट? श्योर? रेंज के अंदर रहने से ब्रेकिंग भुवनेश्वर? हेलो। क्या होगी हाँ सर, ट्रेडिंग बोलिए। पद्धति? सर ओपन तो रेंज के ऊपर हुआ तो ब्रेकआउट। आप लोग सवाल सुनते नहीं हो या क्या चक्कर क्या है? मैं बोल रहा हूं अगर तो यहां होता निफ्टी, हाँ सर। क्या पद्धति होती है हमारी? सर ओपन यहाँ होता तो ब्रेक इनसाइड करते। ब्रेक इनसाइड करते हैं हम, ठीक है? हम्म, और अगर यहां होता आउटसाइड ब्रेकआउट। तो भी हम ब्रेक आउट करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि जो मोस्ट फेवरेबल चीज है, क्योंकि आपको तो स्ट्रक्चर लाना है अपनी इसमें, तो ये वाले एरिया में अगर आप कर रहे हैं, इस वाले एरिया में, तो आपको ब्रेक आउट करना है। अगर इस वाले एरिया में कर रहे हैं तो भी ब्रेकआउट करना है,
मोस्ट लाइकली इस वाले एरिया में ब्रेक इनसाइड करना है। मनोरंजन जी, एक सवाल है मेरा, मंडे को जो ट्रेडिंग पद्धति इस्तेमाल होगी वो मोस्ट लाइकली कौन सी होगी, ब्रेकआउट या ब्रेक इनसाइड? मंडे को ब्रेक इनसाइड हो सकता है। ब्रेक इनसाइड हो सकता है बिकॉज मोस्ट लाइकली निफ्टी इस रेंज के बाहर खुल नहीं पाएगा। अगर खुल जाता है तो बात अलग है, पर अगर इस रेंज के बाहर सीधा ओपन नहीं होता है तो इसका मतलब ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है हमें। ओके, लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, अगर देखें निफ्टी माइनर गेन्स के साथ क्लोज हुआ है आज, राइट, और यहाँ पे कुछ मजा सा नहीं आ रहा ना, गेन के साथ मैच नहीं कर रहा है, राइट? यस और नो? सर आज कुछ लोग, हाँ सर, सर आज ऐसे में ट्रेन में बैठा था तो कुछ लोग बोल रहे हैं निफ्टी बहुत परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है, यहाँ पे भी मजा नहीं आ रहा, राइट? अब अगर रेंज बाउंड खुलेगा मंडे को, ब्रेक इनसाइड सेल हो सकता है ना? यस और नो? इसका रीजन क्या है सर? द लूजर इज लूजिंग मच, द गेनर इज गेनिंग लेस, राइट? अच्छा, ब्रेकआउट हो सकता है? नहीं, ब्रेकआउट नहीं। अब मान लीजिए ये निफ्टी का इस हफ्ते का रेंज है, ठीक है, मंडे की ओपनिंग यहां मान लो, तो मतलब ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है अपने को, राइट? ठीक है। मॉर्निंग में देखते हैं कि सुबह सुबह में जो गेनर है वो कम लूज कर रहा है और जो लूजर है वो ज्यादा लूज कर रहा है। मतलब जो गेनर है वो कम गेन कर रहा है और जो लूजर है वो ज्यादा लूज कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा स्टॉक हम चुन सकते हैं जो कि अपने हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और फेल होकर के नीचे दिस डायरेक्शन, पॉसिबल ना, राइट? और अगर हमें इसका उल्टा दिखता है तो कोई ना कोई स्टॉक इस टाइप से हमें मिलेगा जो भी हम सिलेक्शन करेंगे, जो कि ऐसे जा रहा होगा, और अगर स्ट्रेंथ आ जाता है तो दिस साइड ऐसे जा सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि मंडे को अगर रेंज बाउंड ओपनिंग है वीकली पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो क्या हाई के बाहर बाई करोगे? नहीं। क्या लो के नीचे सेल करोगे? नहीं। समझ गए? हाई पे बाई, हाई पे सेल करेंगे, लो पे बाई कर सकते हैं। बाई कर सकते हैं, वेरी गुड। समझ में आ रही है ना चीजें? अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर में आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है? यस सर। तो अपने को लो के नीचे सेलिंग नहीं करना है और हाई के ऊपर बाइंग भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा क्या होगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, हो जाने दो, ट्यूसडे को कर लेंगे, है ना? ठीक है। और अपने को देखो, हमेशा दिमाग में अपने को एक टारगेट ये रखना है, हफ्ते में 5 दिन होता है, अगर समझदारी के साथ 2 दिन भी काम मिले, ठीक है, जिस स्टॉक में काम कर रहा हूं 10-10% एवरेज भी मिले तो भी 20%, राइट? 20% का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 4 इज 80%, ठीक है? हालांकि हम 10% वाला काम नहीं करते, पर अगर 10% भी आ रहा है शुरुआती दौर में तो भी 80% होता है ये महीने का, ठीक है? लोगों की जिंदगी निकल जाती है। आप आज का रिलायंस का ट्रेड आपको देखा था,
तो जो आपने टारगेट टारगेट रखा था ना 80 का, मतलब ठीक हम्म, है। हम्म, तो मैं जो लोग सब ट्रेडिंग बताते हैं ना, उसको हंसी आ रहा था उसके ऊपर। ये लोग बोलते हैं कि 0.5% मिले तो बुक करके निकल जाओ, स्टॉक का 1% मिले तो निकल जाओ। अब हम्म। मैंने कहा आपका देखो, स्टॉक का 3% टारगेट कोई सोच भी नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है। और ये भी हो सकता है मैं, ठीक है, मैं सही था, हो सकता है मैं गलत भी होता। नहीं नहीं, वो सही, वो अलग बात है, लेकिन आपको पहले टारगेट सेट कर दीजिए इतना देर तक कि जा सकता है, वो नहीं जाए अलग बात है। लेकिन स्टॉक में ये बताता है कि 0.5% मिले बुक करके निकल जाओ। हम्म। हाँ, वो तो मुझे तो थोड़ा सर जोकर वाला सिस्टम लगता है। एक आप तो, हाँ, देखिए, इसको नहीं हमने कैसे चुना था। आप देख रहे हो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, हम्म, ये देखोगे अगर ये हाई 1186 का है, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो 1186 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अंडरराइटिंग लेवल है वो 1180 का है। क्लोजिंग लेवल। ठीक है, 1180 पे अंडरराइटर बैठा है 1180 पे। तो अगर ये ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको स्टडी करोगे रिलायंस को, तो रिलायंस का ये 15 तारीख है ना, तो 9 7 तारीख, ये देखो, रिलायंस 15 तारीख को ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका था अपने वीकली रेंज से। देख रहे हो, जी हाँ। वीकली रेंज से ऊपर जा चुका था। हम इंतजार कर रहे थे इसका रिजल्ट निकल जाए। और एनर्जी सेक्टर जिसका ये स्टॉक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज कहां है इसका एनर्जी में। एनर्जी साइडवेज चल रहा था, सेक्टर साइडवेज था। हम इंतजार कर रहे थे कल कि एनर्जी ब्रेकआउट हो जाए ऊपर। कल उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था एनर्जी का। हाँ, तो एनर्जी ब्रेकआउट हो गया। जब एनर्जी ब्रेकआउट हो गया तो फिर कर सकते हो, है ना। और इसका जो देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि टारगेट वहां रखो जहां होना चाहिए। जो अपने को सीखना है वो ये सीखना है कि स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए। ठीक है, अब ये मिला नहीं मिला, अब इंट्राडे है, चलो ठीक है, अगर यहां भी रुक जाता तो ठीक है, यहां निकल जाते, कोई बात नहीं। सर एक कंफ्यूजन था इसमें। हम्म, वो सर जो पहले आपने जो वीडियो दिए थे हमको हम्म, स्टडी करने के लिए, हम्म, उसमें सर वो एक चीज सीखने को मिली थी कि अगर मार्केट वो ओपनिंग एनालिसिस एंड क्लोजिंग एनालिसिस से रेंज बाउंड या ट्रेंडिंग ओपन होता है, हम्म, तो जो प्री ओपन में जो टॉप गेनर और टॉप लूजर है, हम्म, अगर रेंज बाउंड ओपन होता है तो उसमें जो प्री ओपन में टॉप गेनर है वो नीचे जा सकता है। हम्म, तो उसमें आज सबसे पहला रिलायंस था। प्री ओपन में। हाँ, हम्म, तो सर उसको थोड़ा स्टडी कर रहे थे, हम्म, तो इसके बारे में राइट। फिर वो ऊपर गया, हम्म, तो उसको किस हिसाब से। हाँ, क्योंकि रिलायंस को हम जिस तरीके से देख रहे थे, ठीक है, आ, यस सर। जब मॉर्निंग में वो प्री ओपन में टॉप गेनर दिखा तो यस सर। उल्टा हमको अच्छा लगा कि शायद हम करेक्ट हैं कि ये ऊपर जाएगा। ओके सर। ठीक है, और दूसरा क्या था कि रिलायंस जब आज ओपन किया है वो अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन किया है। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट होकर ओपन कर रहा है। स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग है, राइट। हाँ। अब देखो, वो वाला जो वीडियो था उसमें मैंने लिख के भी भेजा था आप लोगों को कि ये जो 11 वीडियो का सेट है, दिस इज बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 दिन का होता था, आज 3 महीने का होता है, राइट। तो थोड़ा सा फर्क है कंटेंट में। आप जो राइट सर। कंटेंट पढ़ रहे हो ये कंटेंट उस समय पे नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय पे ये पीटीएमपी के अंदर था। राइट सर। ठीक है ना। तो आप जब भी जीवन में पढ़ाई करते हैं, अब जब हम छोटे होते हैं, जैसे क्लास 10 तक कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा था। बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, सिविक्स भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, मतलब जो भी सेकंड लैंग्वेज, एक थर्ड लैंग्वेज भी, और पता नहीं क्या क्या, ड्राइंग भी, और ये सब। फिर जब 12th में गए, जिसने साइंस ले लिया उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश हो गया। ठीक है, जिसने कॉमर्स ले लिया उसका कॉमर्स के हिसाब से हो गया, जिसने आर्ट्स ले लिया उसका आर्ट्स के हिसाब से हो गया। फिर जब वहां से निकल के कॉलेज में गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट, मैकेनिकल वाले का मैकेनिकल का सब्जेक्ट, है ना, सिविल वाले का सिविल का सब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम
बेसिक्स में होते हैं, मतलब जब हम छोटे होते हैं, जब हम शुरू करते हैं किसी के काम को, तब ब्रॉडर नॉलेज होना जरूरी होता है। मतलब डेप्थ कम होती है, ब्रेड्थ ज्यादा होती है, ब्रॉड होता है, वो ज्यादा हाई लेवल होता है, मतलब ब्रॉड होता है। और जैसे आप मास्टर्स की तरफ बढ़ते हो तो डेप्थ बढ़ जाता है, मतलब सब्जेक्ट कम हो जाते हैं और हर चैप्टर की गहराई जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, राइट। तो आप एक्चुअली अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ये आप गहराई वाला कर रहे हैं, तभी वो ब्रॉड मार्केट वाला हमने भेज दिया आपको कि इसको देख लो। जब ट्रेनिंग में आओगे तो गहरी बातें करेंगे। यस ठीक है, सर निफ्टी का चार्ट थोड़ा खोल सकते हैं क्या? हम्म, इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, जैसे कि आज तो प्रीवियस डे और डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो हम्म। 3 दिन वो तो एक तो रेंज रहता है। हम लोग इसको क्यों सोच रहे हैं कि आज वो थोड़ा ट्रेंडिंग था, मतलब रेंज के बाहर में था करके? एक बार दोबारा कहेंगे आपका क्वेश्चन? हाँ, ये जो आज के डेट में हम्म, उसको हम ब्रेकआउट जो स्ट्रैटेजी लिया है हम्म, क्योंकि वो रेंज के बाहर है करके, है ना? राइट। हाँ, बट प्रीवियस डे डे बिफोर जो यस्टरडे जो है वो तो भी एक रेंज माना नहीं जाएगा। 3 दिन कंटिन्यूअसली जो जा रहा है वो तो एक रेंज ही माना जाएगा ना? हाँ, पर ये वो डेली वीकली रेंज है ना। डेली वीकली रेंज जो है हम्म, वो तो एक ब्रॉड, जैसे कि ये जो अच्छा वो जो 7 डेज, मतलब इसको आपका जो 15 जनवरी को कट ऑफ डेट मानते हैं क्या? मंडे टू फ्राइडे, 14, मंडे टू 15, फ्राइडे। 16, 17, 18। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम सोच रहे टिल टिल प्रीवियस डे हम सोच रहे थे। नहीं, देखिए, जो मिनिमम जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है मार्केट का वो एक दिन का है, राइट, 375 मिनट्स का। हम्म, अब जो उसके ऊपर का टाइम फ्रेम होता है वो होता है एक हफ्ते का, विच इज 1 वीक ग्रुप टुगेदर। उसके ऊपर होता है 1 मंथ का, उसके ऊपर होता है 1 फिजिकल क्वार्टर का, उसके ऊपर होता है 1 फिजिकल ईयर का। ठीक है, अच्छा। तो अब डेली में क्या है कि डेली में अगर आप काम करोगे ना, थोड़ा चॉपीनेस बढ़ जाएगा आपके लिए। नहीं, हम क्या सोच रहे थे सर कि आज तो फ्राइडे है ना, हम्म, हम सोच रहे थर्सडे टू थर्सडे, नहीं नहीं तो सॉरी फ्राइडे टू थर्सडे, नहीं, ये 7 दिन माना जाएगा, ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने एग्जैक्ट वीक। हाँ, वीक, मतलब ये वीक, दिस इज अ फिजिकल वीक एक्चुअली। अच्छा मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे अच्छा इज द वीक। ये वीक नहीं बदलेगा, ये वीक ट्यूसडे से नहीं शुरू होगा, वेडनेसडे से नहीं होगा, ये अच्छा अच्छा मंडे से फ्राइडे ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि ओके। मंडे को लोग काम करना शुरू करेंगे और फ्राइडे को, जैसे हम जैसे लोग जो हैं, ठीक है, हम लोग अपना काम खत्म किया, अपना वो बंद किया, अपना जो पैसा अपने को निकालना है उसका रिक्वेस्ट डाल दिया, खत्म हो गया, राइट। अब या तो वो राइट अब कल तो थर्ड सैटरडे है ना, तो कल मिल जाएगा पैसा। अगर छुट्टी होता तो फिर मंडे को मिल जाता। राइट, ठीक ओके है, ओके तो ओके। क्योंकि लोग तो ऐसे ही काम करते हैं ना, मतलब इस मार्केट में। राइट। ठीक है, उसी तरह से एक फिजिकल मंथ जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से लेकर के लास्ट डे ऑफ द मंथ पे होगा। दैट इज ऑल्सो दिस थिंग। अभी अगर आप इसको देखते हैं, निफ्टी 50, मैं डेली में ओपन कर देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा चार्ट। ठीक है, अभी इसको देखें हम, तो ये अपने को दिसंबर का हाई दिख रहा है ना, ये वाला जगह, राइट। राइट। ये दिसंबर का हाई है, अभी तक हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी जो इसके पास अगला हर्डल हो सकता है, देखिए, ये दिसंबर के महीने में कहीं यहाँ कहीं पे लो बना दिया, राइट, इस वाली जगह पे। राइट। और अभी ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, मतलब इस वाली जगह में ट्रेड हो रहा है। तो अब होता क्या है कि अगर मंथ का वेट करूंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा मुझे। पर मुझे ऐसा भी डेटा नहीं चलेगा जो कि मतलब जिसमें पावर ना हो। ठीक है, तो वो जो पावर जनरेट होती है वो पहले फिजिकल वीक से होनी शुरू हो जाती है।
तो इस वजह से आपका जो, जैसे आपने जो वीडियोस देखा, वीडियोस के अंदर भी क्या बोला था कि वीक का स्टैक रैंक ले लो। उसमें कहा गया है कि रोजाना के स्टैक रैंक में वीक का स्टैक रैंक का स्टॉक जरूर रखो, राइट। तो वो इसी लॉजिक से बोला गया था कि एटलीस्ट मतलब दे विल हैव समथिंग इन देयर वॉच लिस्ट जो कि वीकली पर्सपेक्टिव का होगा, और वीकली पर्सपेक्टिव वाला का जो स्ट्रेंथ होगा वो डेली पर्सपेक्टिव से ज्यादा होगा हमेशा। उसी तरह से जो मंथली पर्सपेक्टिव का होगा उसका वीकली से भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्वार्टरली का मंथली से भी ज्यादा होगा, और फिजिकल ईयर का फिजिकल क्वार्टर से भी ज्यादा होगा। वेटिंग पीरियड कल ज्यादा होगा इसको। हाँ पर इसका हाँ, क्योंकि देखिए व्हेन यू से इट्स वीकली, वीकली का मतलब कि इट इज वैलिड फॉर द एंटायर वीक, मतलब इन 5 दिनों में किसी एक दिन पे, राइट। तो मतलब अब जैसे आप मंथ बोलोगे तो फिर इस महीने में किसी एक दिन पे, अगर क्वार्टर बोलोगे तो फिर इस क्वार्टर में किसी एक दिन पे, तो वो वेटिंग अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। ओके सर थैंक यू। सर मतलब वो रिपोर्ट प्रिपरेशन करना ही है मतलब ना? हाँ हाँ, देखो वीकली? करना तो सब है। अच्छा। देखो हाँ हाँ अभी हाँ क्या बराबर। है कि क्या बोलते हैं, विशाल ना। हाँ हाँ वो समझ गया। अभी क्या है विशाल, अभी मान के चलो कि अभी ये जो 3 महीना आप रहोगे ना इस ट्रेनिंग में, इस दौरान तो सर सब करना है, सब करना है, ठीक है। राइट सर। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ कुछ फिर क्या होगा कि ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप होने लगेगा आपका, ठीक है। ओके सर। जब वो देखो, अब वो किसी का ट्रेडिंग स्टाइल 1 हफ्ते 4 दिन 5 दिन में तो नहीं हो सकता ना डेवलप, थोड़ा समय तो राइट सर। लगेगा ना। तो इसीलिए मैं एनकरेज करता हूं कि फर्स्ट ये जो 1 क्वार्टर का ट्रेनिंग है, मतलब 3 मंथ्स का ट्रेनिंग है आपका, राइट। आप इसमें सब कुछ करो, अच्छा सर। क्योंकि गलती होगा पकड़ा जाएगा, ठीक कर देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद गलती करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। बराबर सर। सर एक रिक्वेस्ट था सर। बोलो। आपने जैसे कहा कि आप कॉल वगैरह देते नहीं हो, बराबर। हम्म, लेकिन एक स्टडी पर्पस के लिए, मतलब आप जैसे आपने ट्रेड लिया रिलायंस का, हम्म, तो एक स्टडी पर्पस के लिए आपने जैसे अभी ग्रुप वगैरह बनाया है, तो उस पे आप मतलब आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस रिलायंस ना जो भी है सर, नहीं मतलब दूंगा ना, आप ट्रेड कर तो दो। मतलब स्टडी पर्पस सर, मतलब स्टडी पर्पस के ऊपर। नहीं, क्योंकि जैसे कल विपुल जी दिया ने था ना कहा मैंने, कि कल आपको क्या आ, बोला था, कल मैंने कुछ आपको बोला था ना, इस स्टॉक को देखना, ऑब्जर्व करना, फिर हम बात ऐसे करेंगे। सर ये कोई जरूरी नहीं है सर, ये गलत बात है। आप मुझे नहीं देना चाहिए, आप मतलब ये दे सकते हैं कि वॉच कर सकते हो इसको, ठीक है। तो उसमें आप हमको खुद ढूंढना है कि कहाँ ईटीवी बाई हाँ बनता है नहीं बनता है। राइट। हाँ आप सर बता वॉच दोगे मुझे, मान लीजिए मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, मेरे वॉच लिस्ट में ये आया हुआ है, ठीक है। मैं आप दे दोगे ये सर ये बोल रहा है, खुद कंफ्यूजन हो जाए कौन सा लेना नहीं लेना है। सो इट इज नॉट गुड थिंग सर अकॉर्डिंग टू मी। और आपको इंडिपेंडेंट होना है मेरे ख्याल से। मैंने आप लोगों को एक ये बोला था जब आपका ट्रेनिंग शुरू हो रहा था, मैंने आपको बोला था कि एचसीएल टेक को वॉच करना, राइट सर। ठीक है। तो वो ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि अभी 2 दिन हुआ है, अभी आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, इट्स ओके। ओके सर वही पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ, मतलब आज जैसे मैं अभी जैसे विपुल जी ने कहा कि रिलायंस आज प्री ओपनिंग में टॉप में था और निफ्टी आज रेंज बाउंड ओपन हुआ, राइट सर। तो मैं रिलायंस को शॉर्ट के इसमें ही देख रहा था। तो जैसे मैं आपका वीडियो आज देखा कि आपने उसमें तो आप एंट्री समझ किया गए बाय ना। का, हाँ तो मैं समझ गया, हाँ, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ कोई बात नहीं, समझ गए ना। अब आप समझना जरूरी है, अच्छा। काम हो गया ना अभी अपना। तो हमको सीखना है दोस्तों। ट्रेडिंग तो आराम से अच्छे से कर सकते जब सर बोलेंगे, तो अभी तो सिर्फ सीखना है कैसे करना है। ओके सर थैंक यू सर। ठीक है, चलो गुड। ओके, अब आज मैंने एक चीज करने को बोला था सबको, एक चीज फाइंड आउट करने को बोला था दोपहर को। रिजल्ट कैलेंडर। हाँ सॉरी, क्या? रिजल्ट कैलेंडर। कहाँ से मिलेगा बताओ अभिषेक। प्रोडक्ट अपना कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। ओके, तो
एनएससी का वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ कॉर्पोरेट्स के अंदर आप देखेंगे कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन रिजल्ट कैलेंडर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए कि मैं इसे कह रहा हूँ कि टुडे, और मेरा पर्पस जो है मान लीजिए इज रिजल्ट्स, तो मैंने सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि आज के दिन में मतलब 18 तारीख को 18 जनवरी को कौन कौन सी कंपनी का रिजल्ट आउट होने वाला है। तो यहाँ पे विप्रो दिख रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग जाता है इस कैलेंडर से कि कौन से का आने वाला है, कौन से का नहीं आने वाला है, एंड ऑल दैट। तो इसी तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट 15 डेज सर्च, तो यहाँ पे ये सब आ गया। अब ये कोटक दिख रहा है अपने को 21 जनवरी। अब एचडीएफसी बैंक भी है सर 19 को। हाँ, राइट। तो ये देखो यहाँ से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, ठीक है, कोटक बैंक का रिजल्ट आपको दिख रहा है। ऐसे करके नीचे जाओगे तो बाकी सबका भी दिखेगा। दूसरा चीज ये है, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इसको एक एक्सेल शीट में डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड भी करके अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने टेबल के सामने लगा के रख सकते हो, जिससे आप भूल नहीं जाओ, ठीक है, जिससे कि आप भूल नहीं जाओ इसको। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द रिजल्ट्स। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब रिजल्ट्स निकलते हैं उस समय आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है, राइट। तो अब जैसे ये तो आफ्टर मार्केट आवर्स निकलने वाला है, ठीक है, तो एकदम से मंडे को कूदना नहीं है इसमें ट्रेड करने के लिए। जब तक कि चीजें एकदम आप समझ नहीं रहे हो तब तक इससे थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है। अब जैसे कोटक बैंक है 21 तारीख को इसका रिजल्ट निकलना है, तो 21 तारीख इज मंडे, राइट। तो मंडे को कोटक बैंक से दूर रहो। इसको वॉच कर सकते हो पर इसमें इंटरडे ट्रेड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है, एक कैंडल ऐसा बनेगा, दूसरा कैंडल ऐसा बन जाएगा, इसका टेल इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब तीसरे वाले का पूंछ यहाँ से आकर के ऐसे करके कैंडल बना देगा, तो वो आप संभाल नहीं पाओगे इसको, ठीक है। तो इस वजह से जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो बढ़िया, ओके। तो गिरीश, अभी लास्ट 2 डेज में हमने कुछ इन्वेस्टर फेवरेट और ये ट्रेडर फेवरेट पढ़ा था, वो क्या चीज था? That is related to delivery, sir. Delivery volumes. Okay. What is it? So जिस स्टॉक में like डिलीवरी बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, so that time so it will be a investor ऐसा कुछ सर? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली चाहिए। मैंने कुछ थोड़ी बताया, मैंने तो एक्चुअल चीज बताई है। करेक्ट सर। मुझे वो चाहिए। मृत्युंजय, बताओ सर। नहीं, नरेन। हेलो सर। Sir, delivery volume percentage is greater than 50%.
So that is And then that is investor friendly, sir. very good. And if it is less than 50%, it is trader favorite. trader friendly. Right. And Yes, sir. also हम क्या चेक करते हैं, कितना ड्यूरेशन को देखते हैं हम जनरली? So monthly, sir. हाँ, मंथली में वी विल काउंट कि आउट ऑफ दोस 20, 21 और 22 डेज, हाउ मेनी डेज इसमें वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 50% के ऊपर रहा, राइट? हाँ, yes, sir. तो अगर Yes, sir. इट इज हायर फॉर द होल मंथ, मतलब इट इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द मंथ, दैट वो ऊपर रह रहा है, तो इसका मतलब वो इन्वेस्टर फेवरेट स्टॉक, Investor. Yes, sir. ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है। Yes, sir. Right. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया है। और ओके, रमेश जी, सर ये जो डिलीवरी वॉल्यूम होता है, यस सर, ये हम मतलब जो हम ट्रेडर्स हैं वो हमारे लिए बाइंग वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम है? सेलिंग सर। सेलिंग वॉल्यूम है। तो अगर किसी दिन पे डिलीवरी वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, मान लीजिए 4 गुना 5 गुना हो जाता है पिछले दिन से, तो आपके दिमाग में सबसे पहले सेलिंग हुआ है आएगा या बाइंग हुआ है आएगा? सेलिंग सर। सेलिंग हुआ है, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे मैंने सर, सॉरी, मैंने आईसीआईसीआई में ये सब एनालिसिस किया सर, थोड़ा कंफ्यूजन था सर। मैं बोला ये चैप्टर आएगा तब आपको, नहीं तो ये शीट भेजूंगा, मैंने किया था थोड़ा। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? ओके, मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, ठीक है, डोंट वरी कि ये रिलायंस है, ये कोई भी स्टॉक है निफ्टी 50 का, ठीक है? अब जब ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, मैंने ये लाइन उसके वीकली रेंज पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? अब प्राइस कहीं ऊपर चला गया और रुक गया है। अब मुझे एक आपसे जस्ट कॉमन सेंस आप लगाना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने मतलब अपने दिमाग से उसका जवाब देना बस, ठीक है? भूल जाओ फंडामेंटल एनालिसिस, भूल जाओ टेक्निकल एनालिसिस, बस आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो ब्रेन का इंस्टिंक्ट है, उससे जवाब देना है, ठीक है? मान लो ये प्राइस यहां कहीं पे चल रहा है, ठीक है, और एक दिन ऐसा आता है कि बहुत जोर से ये प्राइस नीचे गिरता है विद गुड डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट, ठीक है? एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और बहुत जोर से ये प्राइस गिरता है, ठीक है? यस। अब आप मुझे बताइए कि आपके दिमाग में बाइंग चल रहा होगा इसके लिए या सेलिंग चल रहा होगा? सर जब तक वीकली रेंज को तोड़ के नीचे नहीं आएगा तब तक तो बाइंग ही रहेगा। वेरी गुड, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लुक फॉर अ बाई इन दिस ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये प्राइस बहुत जोर से गिरा है, राइट, और बहुत हैवी डिलीवरीज है, तो इसका मतलब ये है कि जब सेलिंग हुआ है तो किसी ने बाइंग भी तो किया है ना, राइट? अब क्योंकि ये प्राइस इस लेवल के ऊपर है और जिन लोगों ने आज इसको खरीदा है, अगर उन्होंने कल परसों तरसों में नहीं बेचा इसे, तो प्राइस की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? ऊपर की तरफ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब अगला सवाल का जवाब देना, वो भी इंस्टिंक्ट से देना है आपको, ब्रेन इंस्टिंक्ट से, ठीक है? टेक्निकल छोड़ो। सवाल है कि मान लीजिए यही स्टॉक है और इस तरह से ये अभी ऊपर में ट्रेड हो रहा है, ठीक है? एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है और ये स्टॉक जो है निफ्टी 50 का टॉप लूजर बन जाता है, तो क्या चलेगा आपके दिमाग में, बाइंग या सेलिंग? बाइंग चलेगा सर। ठीक है, बाइंग चलेगा, बिकॉज अगेन इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि स्टैक का लास्ट स्टॉक बन गया है, राइट? मतलब मैंने ये इंटरचेंज होता है रहता है सर। हाँ, क्यों मैंने वीडियोस में क्या बोला है कि आप रिलेटिवली निफ्टी 50 के अंदर
देखिए कोई तरीका नहीं है अदरवाइज टू फाइंड आउट कि स्टॉक का प्राइस महंगा है या सस्ता है, ठीक है। तो हम फंडामेंटली उसको कैसे देखते हैं कि निफ्टी 50 का स्टैक उठा लिया, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से आज देखूं, लाइव मार्केट में जाता हूं, इंडेक्स पे क्लिक करता हूं, ये निफ्टी 50 का है सब स्टॉक यहाँ पे, राइट। ये रिलायंस पड़ा है यहाँ पे नंबर 1 पे, राइट, ऊपर, और सन फार्मा पड़ा है नंबर 50 पे, करेक्ट। अब मेरे लिए इस स्टैक के अंदर सबसे महंगा स्टॉक जो है वो रिलायंस है, और सबसे सस्ता स्टॉक जो है वो सन फार्मा है आज के दिन पे, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं इस चार्ट पे इस्तेमाल करूं, अगर एक स्टॉक जो कि मान लीजिए कि अपने सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहां पे टॉप लूजर बन जाता है, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो इस दिन का जो प्राइस है ये सस्ता हो गया इस स्टॉक का? सब लोग बताएं। राइट सर, है ना, एक Yes, बाई जोन में टॉप लूजर, मतलब बाई जोन के अंदर सस्ता स्टॉक मिल रहा है, तो इसमें बाई इवैल्यूएट कर सकते हैं ना हम लोग, राइट। बॉटम फिश हो Yes, गया। ठीक है, और इसका मतलब है कोई, मतलब इसका सिग्निफिकेंस है, इसका लॉजिक है इसके अंदर, राइट, कि बाई एरिया में एक बुलिश जोन के अंदर टॉप लूजर बन जाना, राइट, मतलब सस्ता माल मिल रहा है। अगर सस्ता माल मिल रहा है तो इसका मतलब उसमें देखो आप कि अगर वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने मूव कर रहा है तो इसका मतलब जस्ट कीप द टेक्निकल्स असाइड, मेन है कि क्या इसको बेचोगे, द आंसर इज नो, पर क्या आप इसको खरीदने की कोशिश करोगे, द आंसर शुड ऑलवेज बी यस। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसी चीज को, मान लो कि ये वीक का निचला हिस्सा है, वीक का निचला हिस्सा है, और प्राइस जो है वो यहां कहीं पे ट्रेड हो रहा था, और यहां पे एक ग्रीन कैंडल बना, ओके, और ये टॉप गेनर बन गया इस दिन पे, तो इंस्टिंक्ट क्या कहेगी आपकी, इसको बाई करना है या सेल करना है? सेल करना। ठीक है, समझ गए? सेल अब ये तो हो गया हमारा स्टॉक के पर्सपेक्टिव से, क्यों? क्योंकि ये तो भाई महंगा हो गया ना, स्टैक के ऊपरी हिस्से में चला गया, बियरिश जोन में स्टैक के ऊपरी हिस्से में चल रहा है, तो इसका मतलब तो महंगा बिक जाएगा, प्राइस महंगा चल रहा है, मतलब बेच सकता हूं, थोड़ा पैसा मिल जाएगा मुझे इसमें से, करेक्ट। तो सर ये आप वीक रेंज का बात कर रहे हैं? कोई भी रेंज हो, मंथली हो, वीकली हो, क्वार्टरली हो, ओके। ठीक है, मतलब एक सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर या नीचे हो रहा है काम, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, मतलब ये तो हमने सिर्फ स्टॉक का पर्सपेक्टिव देखा, अब मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं जिसको बोलते हैं क्या, क्या है ये, थ्री जनरेशन एनालिसिस, grandfather, father and child. right? So broad market, sector and stock, right? So grandparent, parent and child, right? अब मुझे ये बताइए कि अगर स्थिति ऐसी होती है, निफ्टी ऊपर अपने सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर, सेक्टर अपने सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर, और स्टॉक भी अपने सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर, तो दिमाग में सेलिंग चलेगा या बाइंग? बाइंग।
अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, बिकॉज येस्टरडे जो इसका पेरेंट है एनर्जी, वो भी वीकली रेंज के ऊपर आ गया था। तो इसका मतलब निफ्टी तो ऊपर चल ही रहा है, पेरेंट जो एनर्जी सेक्टर है वो भी ऊपर आ गया, और जो चाइल्ड है वो भी ऊपर आ गया, राइट? करेक्ट। और सब एनर्जी सेक्टर में कोई और भी ऐसा स्टॉक तो होगा तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा। जो सबसे नीचे लास्ट वीक में जो सबसे लो परफॉर्मेंस किया होगा, तो हो सकता है ये ऊपर उसमें भी अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी बन रहा हो। हाँ, उसको भी पकड़ सकता हो। और साथ में ये देख रहे हो गिरा, यहां और यहां के बीच में वॉल्यूम ज्यादा है। डेली पर्सपेक्टिव के हिसाब से शॉर्ट बना है, आया ना? अगर वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस नीचे गिरा है, तो शॉर्ट बना है। तो भाई ये किस तरफ टूट रहा है? देखो वही चीज दिखा दिया जो 5 मिनट के चार्ट पे बताया था, आया ना? यस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमें थोड़ा थोड़ा करके सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते चले जाना है। Sir, one more example. ठीक है, वीकली रेंज के ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ इस वाली जगह पे। ठीक है, निफ्टी ऊपर है, आईटी इस वाले दिन पे ऊपर चला गया था, इस वाले दिन पे। ठीक है, और विप्रो भी इसके ऊपर आ गया, राइट? तो दिमाग में क्या चलेगा? ये इनसाइड कैंडल है, आप देख रहे हैं ना, इसने लो को टच किया है ना ही हाई को टच किया है, राइट? एम आई करेक्ट? यस सर। दिस इज अ कैंडल विच हैज नीदर टच द हाई और द लो ऑफ द प्रीवियस डे, तो ये यूजलेस कैंडल है। ठीक है, तो यहां से यहां गया है, क्या इसने इस हाई को तोड़ा? राइट? सो the same thing. All right, clear? So this can be another example, second example. तो रेड कैंडल का नीचे जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ा नहीं है। हाँ कोई बात तो नहीं, पर इसने हाई लो भी टच नहीं किया ना। अच्छा, तो it tells you that it is consolidation. A candle which is inside the body, inside the candle of the previous day, can also be termed as a consolidation candle. Now this consolidation can be a distribution or a accumulation. Most likely मेरे दिमाग में ये चलेगा it is accumulation because it is happening above this range. अच्छा, अब जिससे बॉडी है इसका, टेल नीचे है। नहीं बॉडी से फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ये देखिए, ये यहाँ पे ये हाई है ना प्रीवियस डे का, ये नीचे है ना, हाँ। ये ऊपर है ना, इसका मतलब क्या है? कन्वर्ज कर रहा है ना। देखिए
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन, राइट? तो इट इज द प्राइस इज कंप्रेसिंग। जब प्राइस कंप्रेस होता है तो कंप्रेस होने के बाद ब्रेकआउट होता है। ओके, अब क्योंकि ये सब कुछ तो ऊपर चल रहा है ना, सेक्टर भी ऊपर है और ये खुद अपने आप में ऊपर है, फिर आपका जो निफ्टी है वो भी ऊपर है, तो मोस्ट लाइकली ये किस तरफ को, कौन सी दिशा में ब्रेकआउट होगा? ऊपर की तरफ। That means this is another way of consolidation. जैसे वॉल्यूम के साथ होता है, ये भी एक दूसरा वे। हाँ, दिस इज कॉम्प्रेशन, राइट। ठीक है। आप कभी भी देखो, आप किसी भी चीज को दबाओगे, कंप्रेस करोगे, ठीक है, एक बैलून है, राइट? तो जब आप कंप्रेस करोगे तो उस बैलून को कंप्रेस करने का एक ऐसा स्टेज आएगा कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो बैलून आपके हाथ से फिसल करके ऊपर निकल जाएगा, या फिर वो फट जाएगा, है ना? दो में से कोई एक काम होगा। तो मान लीजिए कि अगर वो नीचे होता इस रेंज के तो शायद फट जाता, मतलब नीचे ब्रेक हो जाता शायद, और अगर ये इस रेंज के ऊपर है तो सबसे बड़ी लाइक्लीहुड ऊपर ब्रेक होने की होती है, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल्स वगैरह किताबों में होता है ना कि मदर एंड चाइल्ड कैंडल है, ये है, इस टाइप का लिखा होता है ना बुक्स के अंदर। तो बेसिकली उसका जो मतलब है कि प्राइस इज कॉम्प्रेसिंग, ठीक है। अब वो क्या बताता है नहीं बताता वो मेरे मतलब का नहीं है, बट फॉर मी द प्राइस जो है वो कॉम्प्रेस होता जा रहा है। जब कॉम्प्रेशन होगा तो बाई नेचुरल फिनोमिना वो एक तरफ को ब्रेकआउट होगा, ठीक है। इसको एनगल्फिंग भी बोलते हैं ना? नहीं, दिस इज नॉट एनगल्फिंग। एनगल्फिंग इज दिस, अच्छा, वेयर ये जो ओपनिंग है इस हाई के ऊपर होगा और ये जो क्लोजिंग है इस लो के नीचे होगा, प्रीवियस डे के। अच्छा, ठीक, ठीक है। अब जैसे ये वाला दिन अगर आप देखेंगे, ये 2 दिन अगर आप देखेंगे तो दिस इज नॉट कॉम्प्रेशन, क्योंकि ये देखिए यहाँ टच हुआ है यहाँ। ओके, अगर इसको और इसको देखे हुए आप, इसको ये कॉम्प्रेस हुआ है ना, ये कॉम्प्रेस हुआ है, राइट? अगर ये कॉम्प्रेस हुआ है तो किसी एक तरफ को ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब उस समय जो प्राइस था वो अगर आप देखोगे तो 9 तारीख ये हाई है, यहां था ना लो, निचला जो रेंज है वो नीचे की तरफ है, राइट? तो साइडवेज था, ठीक है। अब अगर साइडवेज था तो देखिए कॉम्प्रेशन के बाद ये ब्रेक इनसाइड हुआ इस दिन पे, राइट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दिशा ही नहीं थी उसके पास, तो वो इधर साइड ब्रेकआउट हो सकता है ना, राइट, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, डिपेंड्स। और इस दिन ये टॉप लूजर बना शायद, ठीक है। अब आप देखो ये जब इस तरफ टूटा, ये ऐसे करके टूट गया ना नीचे, तो ये तो रेंज को तोड़ के नीचे आ गया, राइट? उस समय आईटी सेक्टर वाज आल्सो साइडवेज, वो नीचे नहीं था, मतलब इट डिडंट ब्रेक डाउन, नीचे आके क्लोज नहीं हुआ था, राइट? वो तब भी साइडवेज में था आईटी का जो सेक्टर था, और निफ्टी भी साइडवेज था, मतलब नीचे नहीं क्लोज हुआ था, बीच में चल रहा था। अब जब ये आकर के नीचे में क्लोज हो गया तो ये क्या था इस दिन पे? टॉप लूजर ना, इस दिन पे विप्रो वाज टॉप लूजर। अब टॉप लूजर का मतलब स्टैक रैंकिंग के हिसाब से ये सस्ता है या महंगा है? सस्ता है। तो क्या सस्ते को बेचोगे? ठीक है। तो इस वजह से मतलब एकदम से अगर टॉप लूजर हो ना और रेंज के नीचे है तो एकदम डोंट जंप टू सेल इट, ठीक है। अगर इसको इतना ही बेयरिश होना होता तो फिर अगले दिन ना ये जो लो दिख रहा है ना आपको, ये यहां खुलता कहीं,
इस वाली जगह पे, राइट। ठीक है, यहाँ पे ओपन होता। सी प्री ओपन जो होता है, ये जो ओपनिंग डेटा आता है ना मॉर्निंग में, वो आपको ये बताता है कि आज जो ओपनिंग सेंटिमेंट्स हैं इस स्टॉक के अंदर वो किस टाइप के हैं, वो सेलिंग मूड है या बाइंग मूड है, ठीक है। और फिर इन सब तरीके के फंडामेंटल्स को आप आपस में कोरिलेट करके उसके मूड को डिफाइन करते हो, और फिर आपको ट्रेड करना होता है उससे अकॉर्डिंगली। और शुरू के टाइम में तो एक दो स्टॉक से ज्यादा फोकस ही मत करना, आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक दो स्टॉक पे ही फोकस करना है स्टार्टिंग में। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? आर यू गाइज एंजॉइंग ट्रेनिंग या मतलब बहुत बोरियत हो गया? नहीं सर, एंजॉय। सर प्लीज एक्सप्लेन कंफर्म सर। चलिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? हाँ कहिए। हाँ सर, ये बंधन बैंक तो किसी भी उसमें नहीं है, फिर इसको किधर लिखना पड़ेगा? बंधन बैंक नहीं है, किसी में भी नहीं है। सिर्फ निफ्टी 100 में है, बाकी तो सेक्टर में भी नहीं है और उसमें भी नहीं दिख रहा। हाँ तो ठीक है, फिर वो सेक्टर के बाहर है। हाँ सर, तो उसको फिर कुछ नहीं लिखना उसका? हाँ, नॉट एप्लीकेबल। ठीक सर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बंधन बैंक को हम ट्रेड नहीं करेंगे कभी। ठीक सर। ठीक है, ठीक सर। चलिए, वेरी गुड। सो वी शैल मीट ऑन मंडे 8:30 देन। यस सर। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू।